जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पीपीडीटी का ये जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एंड जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप OIR 1 OIR 2 को फेस करोगे और उसके बाद जो है आपका थर्ड टेस्ट होगा, दैट विल बी पीपी एंड डीटी। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी का जो फुल फॉर्म है दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसका नाम कह रहा है कि पिक्चर को क्या करिए भाई, पिक्चर परसेप्शन। तो पिक्चर परसेप्शन में सबसे मेन जो बात है वह है परसेप्शन की, कि आपको जो दिखाया गया है उसके अंदर आप क्या देख रहे हो। अगर आप एक ही पिक्चर 10 अलग अलग कैंडिडेट्स को दिखाओगे तो डेफिनेटली उनकी स्टोरीज जो है वो डिफरेंट होगी। तो इससे समझ में आता है कि पिक्चर जो होती है उस पिक्चर में स्टोरी नहीं होती। स्टोरी कहां होती है? आपके माइंड में होती है। आपका अभी तक का लाइफ एक्सपीरियंस जो रहा है, आपने जो कुछ रीड किया है, जो कुछ सुना है या फिर जो कुछ देखा है, वो सब कहीं ना कहीं उस पिक्चर के आसपास घूमने लगता है और उसी के बेसिस पर आप अपने इमेजिनेशन को अपने इमोशंस के साथ मिलाकर के फिर एक स्टोरी बनाते हो। तो इस पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या क्या होता है, कितने स्टेप्स में पीपीडीटी होता है और आपको किन बातों का स्पेसिफिक ख्याल रखना है, इस जनरल वीडियो में आपको मिलेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कुछ पिक्चर्स के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अलग अलग पिक्चर्स के अंदर क्या क्या अलग अलग आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पीपीडीटी में आपको जो पिक्चर दिखाया जाएगा, ये पिक्चर जो है 30 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाएगा। यू विल बी शोन अ पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। सिर्फ 30 सेकेंड आपको उस पिक्चर को दिखाया जाएगा। ये 30 सेकेंड्स अगर बंदा बहुत कीन है, बहुत इंटरेस्टेड है, तो 30 सेकेंड्स का टाइम उसके लिए पर्याप्त टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। और अगर बंदा कैजुअल है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो 30 सेकेंड्स में कुछ देख नहीं पाता है। तो आप ये 30 सेकेंड्स को कम ना समझे कि सर सिर्फ 30 सेकेंड्स में क्या देखेंगे, 30 सेकेंड्स में पूरी दुनिया दिख जाती है। तो आपको इस पीपीडीटी का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आता है बच्चों स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग। अब ये जो स्टोरी राइटिंग हम करेंगे तो इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप्स में हमको स्टोरी लिखना होता है। तो सबसे पहले यू विल शोन अ पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड के लिए पिक्चर आपको दिखाया जाएगा। आपको क्या करना है, वॉट एवर इज शोन इन दैट पिक्चर। जनरली ह्यूमन माइंड क्या होता है, ह्यूमन माइंड पहले सेंट्रल कैरेक्टर को पकड़ता है। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल कैरेक्टर्स देख लिए। सपोज पिक्चर में हमको और 2 बॉयज दिख रहे हैं, तो हमने दोनों लड़के देख लिए। अब आप देखेंगे बच्चों कि अगर बिना बैकग्राउंड के 2 लड़के खड़े हैं तो हम क्या ही तो लिखेंगे। हालांकि बिना बैकग्राउंड के अगर कोई खड़ा है तो उसके इमोशंस पे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के बेसिस पर, उसके बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर भी काफी कुछ समझ में आ जाता है। पर ध्यान रखिएगा, पीपीडीटी के जो पिक्चर्स होते हैं थोड़े से हेजी होते हैं, थोड़े से ब्लर होते हैं। और ये हेजी और ब्लर पिक्चर्स जो होते हैं, इसमें आपको सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ साथ बैकग्राउंड का बड़ा रोल होता है, बैकग्राउंड का आपको बड़ा सपोर्ट होता है। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ साथ इस बैकग्राउंड को बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही डिटेल्ड में, एकदम बिल्कुल बारीकी से आपको इसके बैकग्राउंड को देखना है कि वाकई बैकग्राउंड में क्या है। सपोज कि आपको अगर किसी क्लासरूम का माहौल दिखता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट दिखता है, तो डेफिनेटली क्लासरूम अगर है तो हमें क्लासरूम कब दिख रहा है, सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग, टीचर इज टीचिंग, और पीछे बैकग्राउंड में क्या है, या तो कोई बोर्ड दिख रहा होगा, कोई मैप दिख रहा होगा, कोई बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, या तो आगे अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर बोर्ड पे कुछ समझा रहा है। अब अगर आपने इतना तो परसीव कर लिया कि दिस इज ए क्लासरूम एंड अ टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, इसके आगे अगर आप देखोगे कि बोर्ड पे कुछ लिखा है क्या, हो सकता है बोर्ड पे इंडिया का मैप बना हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये टीचर जो इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी क्लास लग रही है। हो सकता है आपको यही माहौल दिख जाए, टीचर जो टीच कर रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में जो बोर्ड है
उस बोर्ड पे लिखा है पीपी एंड डीटी, आप समझ जाएंगे कि सर ये तो एसएसबी इंटरव्यू की क्लास चल रही है। तो बैकग्राउंड मैटर्स मोस्ट। तो आपको करना क्या है, आपको करना है आपका पिक्चर जिसको आप 30 सेकंड्स देख रहे हो, इन 30 सेकंड्स में आपने जो पिक्चर ऑब्जर्व किया है बच्चों, सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ साथ आपको बैकग्राउंड को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या इस बैकग्राउंड में आपको कोई रिवर दिख रही है, क्या बैकग्राउंड में आपको सिटी के किसी मॉल का कोई माहौल दिख रहा है, क्या आपको विलेज का कोई सीन यहां पर दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए, और ये सब जब आप देखेंगे उसी दौरान आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि इन दी गिवन पिक्चर, द पिक्चर दैट इज शोन टू अस, उस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो जब आपने पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया तो दैट टाइम यू हैव ऑल्सो काउंटेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 2। अब आगे उसका एज कैसा है, एज कितना है, उसका सेक्स क्या है और उसका मूड कैसा है। ये तीनों चीजें बड़ी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि नाम ही कह रहे हैं परसेप्शन। आपने जब देखा तो ढंग से देखा कि नहीं देखा उसको, और जैसा दिख रहा है वो आप बता पा रहे हो या फिर नहीं बता पा रहे। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, मूड नेगेटिव दिखता है फिर भी पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव दिखता है फिर भी उसको घुमाने फिराने के लिए नेगेटिव लिखते हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है। दूसरी बात कि एज जो है भाई, एकदम एक्यूरेट एज को एस्टिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बच्चा दिख रहा है उसको एडल्ट बता दो, एडल्ट दिख रहा है उसको ओल्ड एज पर्सन बता दो, ये सब गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, एज को थोड़ा थोड़ा एप्रोप्रिएटली आपको परसीव करना है। एज के बाद उसका सेक्स और मूड। सपोज कोई बंदा आपको दिख रहा है उसका एज 22 है तो 22 लिख दीजिए, सेक्स मेल है तो एम लिख दीजिए, मेल के लिए एम लिखोगे, फीमेल के लिए क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, मूड पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस। बाकी आपको सेक्स और मूड के लिए किस सिंबल के थ्रू इंडिकेट करना है, तो वहां एसएसबी में आपको इंस्ट्रक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। वो जैसा इंस्ट्रक्शंस है उनके इंस्ट्रक्शंस को खूब फॉलो करना है। रोट लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसा जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है उसने जो कुछ बताया वही सब आप दिमाग में रख के ले जाते हो, और वहां के इंस्ट्रक्टर्स के जब इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं सुनते हो तो गड़बड़। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें हमारे इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनना है। सबसे पहली बात, आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन कर दिए एंड यू मेंशन्ड एज, सेक्स एंड मूड। इसके बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर दिस यू हैव टू मेंशन एक्शन या फिर थीम ऑफ द स्टोरी। थीम ऑफ द स्टोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपको कैसे मेंशन करना है, आपके पास जो आपका A4 साइज का पेज होगा, इस A4 साइज के पेज में यहां पर एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स के अंदर ही आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखना है, एज, सेक्स और मूड यहां पर मेंशन करना है, और उसके बाद यहां पर क्या लिखना है, थीम लिखना है। अब थीम में क्या है साहब, थीम में क्या है भाई, कि कोई टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और सामने स्टूडेंट्स बैठे, तो आपको टीचर बनना है कि स्टूडेंट बनना है? बताइए आपके लिए फेवरेबल क्या है? आपके लिए फेवरेबल है स्टूडेंट बनना। तो इसलिए आप वहां मेंशन कीजिए कि बंदा, आपने बोर्ड में देख लिया साहब पीपीडीटी लिखा है तो आपको समझ में आ गया कि तो एसएसबी क्लास चल रही है। तो एसएसबी की क्लास चल रही है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। अगर बढ़िया शानदार इंडिया का मैप दिख रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा है, तो हो सकता है आप कह सकते हैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर वो एनडीए के लिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा है। बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बच्चों कि आप जब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लिख दोगे, सपोज आपने इंडिया का मैप देखा और आपने कर दिया कि ज्योग्राफी पढ़ रहा है और एनडीए के लिए ही पढ़ रहा है, हो सकता है बाकी लोग इतना स्पेसिफाइड ना लिखे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन। बाद में आप उसको अपने एनडीए के लिए कवर कर सकते हैं। पीपीडीटी दिखा है तो डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हो सकता है वो एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बंदा एनडीए के लिए कर रहा हो, कोई बड़ी एज वाला होगा तो सीडीएस के लिए कर रहा होगा। सो आपको स्पेसिफिक परसीव करना है और ब्रॉड वे में उसको थीम देना है, ताकि आपकी थीम एक पर्टिकुलर जगह जाकर फंसे ना। क्योंकि पहला स्टेप क्या है, स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग की जो डिटेल्स हमने देखी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू हैव मेंशन,
एज, सेक्स और मूड आपने बताया कि व्हाट इज द एज। एज किसकी मेंशन करना है? अगर 3-4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं सबकी एज मेंशन कर दो। अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सबकी एज मेंशन करना मुश्किल होगा, टाइम लिमिटेड है, तो आप अपने हीरो की एज को मेंशन कर दो। तो अभी हमने देखा था कि हमारी जो पिक्चर है, मान लो उसमें 2 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो आपने दोनों का एज मेंशन किया। पहले का 22 है, सेक्स मेल है और मूड इसका पॉजिटिव है, मूड पॉजिटिव है इसका। और दूसरा जो इसकी एज 24 के अराउंड दिख रही है, ये भी मेल है, मूड पॉजिटिव है। आपकी एज के नियर अबाउट अगर ये है, तो जो भी आपका हीरो है उस हीरो को आपको क्या करना है? सर्कल। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में क्या करोगे बच्चा? इसके बाद में आप लिखोगे स्टोरी। तो ये स्टोरी यहां से लिखोगे। अब आप चूंकि एज, सेक्स, मूड और थीम सब कुछ लिख चुके हो, अब बहुत ज्यादा इस डिटेल को वापस डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? यू हैव अ लिमिटेड टाइम ऑफ 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिख करके कंप्लीट करना है। तो अगर आप 4 मिनट्स में स्टोरी लिखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि आप एज, सेक्स, मूड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन कर चुके हो। सबसे पहले जो नाम लिखोगे, ही विल बी द हीरो ऑफ योर स्टोरी। सबसे पहला नाम तो राम 19, राम 19, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ये आपके हीरो का इंट्रोडक्शन हो गया। जब आपने हीरो देख लिया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम उसके सामने, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। आपने जब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लिखा है तो भाई ध्यान में रखिएगा, आपकी सारी चीजें रिलेवेंट होना चाहिए। अगर इरिलेवेंट है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो आपने 19 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लिखा है, तो 19 साल वाला सीडीएस के लास्ट फाइनल ईयर में तो होगा नहीं, जनरली होगा तो क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होगा ज्यादा ज्यादा। तो आप कहिए कि फर्स्ट ईयर उसको अपॉर्चुनिटी, वो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था और 12th पास होने के बाद उसका एनडीए निकला, और तब तक कॉलेज में भी एडमिशन ले रखा था, तो कॉलेज के साथ साथ एनडीए के एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा था। बात समझ में आई नहीं? उसको 12th में पहले एनडीए फेल कराना, फिर उसको फर्स्ट ईयर में एनडीए पास कराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सबको पता है कि 12th क्लास में बोर्ड का लोड होता है, तो बहुत सारे बच्चे एक चीज पर फोकस करते हैं। पेरेंट्स भी सजेस्ट करते हैं भाई ठीक है, बोर्ड अच्छे से कर लो, एनडीए अगली बार निकल जाएगा, बोर्ड्स के बाद एनडीए फोकस कर सकते हो। या फिर कई सारे बच्चे थोड़ा पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो दोनों को मैनेज कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया कि राम जो है 19 ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट ईयर में ही एनडीए क्लियर हुआ और एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर यहां पर बच्चों इस बॉडी के इंट्रोडक्शन के बाद जो स्टोरी का जो बॉडी आएगा ना बच्चों, इस बॉडी में आपको पूरा लिखना है कि उसने एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया कैसे, क्या क्या चीजों की जरूरत है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। कई बार बच्चा क्या करता है, वो कहता है कि ही प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू एंड गॉट रिकमेंडेड। बच्चों आप लोग जानते हो, आप जो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हो, या फिर जिन बच्चों को डायरेक्ट एंट्री मिली है, कितना मुश्किल होता है एसएसबी का अपॉर्चुनिटी मिलना। और जब एसएसबी का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऐसी हवाई बंदा एसएसबी में थोड़ी ना जाता है। वो क्या करता है, वो खूब प्रिपेयर करता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जनरल अवेयरनेस को अपनी जो है बढ़ाता है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, वो अपने सारे काम टाइमली करने लगता है। साथ ही साथ वो एक अपने ही जैसे लोगों का ग्रुप बनाता है, वहां ग्रुप डिस्कशन करता है, खुद घर पे खड़ा होकर अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेक्चरेट की प्रैक्टिस करता है। साथ ही साथ वो अपने बारे में खुद की और डिटेलिंग इकट्ठी करता है, जो सर्टिफिकेट्स उसके पास में वो सारे गैदर करता है, और जब बढ़िया कॉन्फिडेंट फील हो जाता है उसके बाद फिर वो एसएसबी देने जाता है और रिकमेंड होकर के आ जाता है। तो वो एसएसबी इंटरव्यू देने जाना एक डायरेक्ट खेल नहीं है, तो आराम से उसको कर रहे हैं, तो उसकी डिटेलिंग बड़ी जरूरी है। अब ध्यान रखिएगा, जब आपने उसको एसएसबी इंटरव्यू देने भेजा है तो एम क्या है? एम इज टू गेट रिकमेंडेशन। तो अब यहां पर उसको इतना सब कुछ कराने के बाद में फेल नहीं करना, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट क्लियर, ये सब बकवास बात है। जब गया है, प्रिपरेशन करके गया है, तो डेफिनेटली टेक अवे जो होगा, वो टेक अवे क्या होगा कि उसको सक्सेस मिली, ही गॉट रिकमेंडेशन। क्या मिला? रिकमेंडेशन। तो ये हमारे पीपीडीटी का क्या है बच्चों? सिर्फ पहला पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पीपीएनडीटी। ये हमारी पीपीडीटी का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज स्टोरी राइटिंग। दैट इज स्टोरी राइटिंग। क्लियर टू ऑल? इसके बाद में सेकंड पार्ट आता है बच्चों, नरेशन। और जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टोरी राइटिंग है,
उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है आपका नरेशन। क्यों? क्योंकि जब तक आपने पिक्चर को परसीव किया है और पिक्चर को परसीव करके आपने जो स्टोरी लिखी है, तब तक तो आपको ही पता है। अब जब आप स्टोरी लिख चुके हो, 4 मिनट्स पे आपका स्टोरी राइटिंग कंप्लीट हो चुका है, आपकी शीट्स कलेक्ट कर ली जाती है और तीनों एसेसर्स में से किसी एक एसेसर के पास आपकी सीट होगी, वो आपकी सीट डेफिनेटली पढ़ेंगे। और वो सीट कब पढ़ेंगे? ड्यूरिंग योर नरेशन। अब नरेशन जब आप करोगे बच्चा, किसी एक एसेसर के हाथ में आपकी सीट होगी, तीनों के पास 3 फोटोकॉपी तो उसकी होगी नहीं, तो कोई एक एसेसर आपकी स्टोरी पढ़ रहा होगा, 2 लोग बाकी ध्यान से आपकी स्टोरी के नरेशन को सुनेंगे। तो क्या करना है? जब भी हम बोलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग सर एंड जेंटलमैन कैडेट्स, या फिर गुड मॉर्निंग सर एंड माय फ्रेंड्स इन माय स्टोरी। माय स्टोरी बोलने से क्या होगा? आपको इन दिस पिक्चर नहीं बोलना है। इन दिस पिक्चर आप बोलते हैं, इसका मतलब पिक्चर अलग और आप अलग। आप बोलिए इन माय स्टोरी आई परसीव 2 कैरेक्टर्स, एज इज बिटवीन 20 to 22, या फिर आपने जो भी लिखा है, आपको शानदार तरीके से नरेशन करना है। एंड ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस तरह से पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए 30 सेकंड्स, कैरेक्टर्स को मेंशन करने के लिए 1 मिनट और स्टोरी राइटिंग के लिए 4 मिनट्स मिले थे, टोटल 5.5 मिनट का टाइम आपको मिला था। नरेशन के लिए आपको मिलता है लगभग 60 सेकंड्स। अभी जो नरेशन के लिए आपको 60 सेकंड्स का टाइम मिलता है, तो आपको करना क्या है? ये बात आपको सिर्फ यही बता रहा हूं, ध्यान में रख के जाना है इसको। क्या करना है बच्चों? स्टोरी राइटिंग करने के बाद और नरेशन के बीच में कम से कम 15 मिनट्स का गैप होगा। कितने मिनट्स का गैप होगा? 15 मिनट्स का एटलीस्ट। आप स्टोरी लिख चुके होंगे और आपका नरेशन जब स्टार्ट होगा, उसके बीच में एटलीस्ट 15 मिनट्स का गैप होगा। आपको स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना है। उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी स्टोरी को रिकॉल करते रहना है। बार बार मन में दोहराइए आपने क्या लिखा है और एकदम कंफर्म हो जाइए कि मैंने ये लिखा है, मुझे ये बोलना है। उस स्टोरी को अगर आप रिकॉल अच्छे से कर लेंगे, उसको 1-2 बार उसका बोलने का रिहर्सल कर लेंगे, उसके बाद जब आप नरेशन के लिए जाएंगे तो 60 सेकंड्स में जब आपको नरेट करना होगा, आप फंबल नहीं करेंगे, आप घबराएंगे नहीं। तो वहां क्या होगा? स्टोरी राइटिंग कर दिया, स्टोरी राइटिंग के बाद में जो है ग्रुप बना लेंगे, लगभग 12 से 15, 12 to 15 कैंडिडेट्स होंगे, सब सेमी सर्कल में इस तरह से बैठ जाएंगे भाई। और सेमी सर्कल में बैठने के बाद में जो है आपको यहां पर ये 3 आपके एसेसर्स हैं, यहां उनकी चेयर लगी है, आप लोग बैठे हो और आपको नरेशन करना है। नरेशन के लिए कितना टाइम है? नरेशन के लिए टाइम है 60 सेकेंड्स का। अभी 60 सेकेंड्स में आपको क्या करना है? आपकी स्टोरी को एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उस ओरिजिनल प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करा के, एक्सप्लेन करके, सॉल्व करके फ्री हो जाना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, अननेसेसरी स्टोरी को खींचना नहीं है। एक ही स्टोरी में डबल प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक ही स्टोरी में डबल प्रॉब्लम्स डालोगे तो ना तो आपकी स्टोरी रिलेवेंट लगेगी, ना ही आप इन 60 सेकेंड्स के अंदर नरेशन कंप्लीट कर पाओगे। और ये नरेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपके स्क्रीन इन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि व्हाटएवर इज शोन, जो कुछ दिखाया जाए उसी से रिलेवेंट स्टोरी आपको बनाना है। आपको पहले से सोची हुई, पहले से लिखी हुई स्टोरी दिमाग में लेकर के वहां कदापि नहीं जाना है। तो आपने नरेशन कर दिया, 60 सेकंड्स में आपका नरेशन हो गया। अब नरेशन में एक बात और बड़ी काम की है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, वो क्या कि जब आप के नरेशन के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे, सपोज आपका चेस्ट नंबर 1 है, तो अगर आपका चेस्ट नंबर 1 है तो आपको तो सबसे पहले मौका मिल गया, आपको सबसे पहले चांस मिल गया बोलने का। आप सबसे पहले खड़े हुए नरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद आपको यह नहीं सोचना है कि चलो अपनी तो बला टली, बिल्कुल नहीं। आप अपना स्टोरी जब नरेट कर चुके हो, उसके बाद बाकी लोगों की स्टोरी को ध्यान से सुनना है, एकदम फोकस्ड होके, बहुत टेंशन में नहीं जाना है। मैंने इस क्लास की शुरुआत में आपको कहा था कि बिंदास वहां पर रहना है। एंड अगर 10 कैंडिडेट्स हैं और सभी को एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसके बावजूद भी सभी की स्टोरीज अलग अलग हो सकती है, डेफिनेटली बहुत अलग अलग स्टोरीज आएगी। तो आपको दूसरे लोगों की स्टोरीज को सुन के घबराना नहीं है,
आपके चेहरे पे सिकन नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना है कि यार आपकी तो नैया लुट गई, कुछ नहीं है। यू हैव रिटन अ वेरी गुड स्टोरी, you have narrated it within 60 seconds. Now you have done from your side. Now listen others story in a with a very pleasant smile. उस pleasant smile के साथ आप जो दूसरों की स्टोरीज को सुन रहे हो, तो ऐसे सर देखेंगे, सब पूरे ग्रुप पे फोकस रहेगा इस सर का, तो कि भाई क्या है, कैसे है। और जब आपके ऐसे सर दूसरों को भी देख रहे हैं, आपको देख बंदा बड़ा स्मार्ट है, बड़ा प्लीजेंट स्माइल है इसकी, खुद की स्टोरी के बाद दूसरों को भी सुन रहा है। और डेफिनेटली जब दूसरों को सुनोगे तो कई नए पॉइंट्स आएंगे, वो आपको जीडी में मदद करेंगे। तो आपने नरेशन के दौरान, अब साहब ये तो थी चेस नंबर 1 की बात, अगर आपका चेस नंबर 6 है तो क्या करोगे भाई? सपोज चेस नंबर 6 है, तो आपका टाइम तो कब आने वाला है? 6-7 मिनट्स के बाद आने वाला है, क्योंकि आपसे पहले 5 बच्चे और बोलने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? तो जब कोई चेस नंबर 1 खड़ा होता है और आपका चेस नंबर 6 है, तो अपनी स्टोरी को बार बार है ना टेंशन घबरा के रिकॉल नहीं करना है, क्योंकि आप उन 15 मिनट्स में अपनी स्टोरी को रिकॉल करके आए थे। तो यहां क्या करना है, कम से कम चेस नंबर 3-4 तक दूसरे लोगों की स्टोरी सुनो। 3 तक तो सुनो ही सुनो, 4-5 जब बोले तो सुनना थोड़ा बंद कर दो, अपनी स्टोरी रिकॉल करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी स्टोरी भूल जाओ, दूसरे की पिक्चर आपके ऊपर हावी हो जाए, दूसरे की स्टोरी आपके ऊपर हावी हो जाए। तो 3 लोगों की ध्यान से सुनो, चौथा 5वां जब बोले तब अपनी स्टोरी को थोड़ा सा रिकॉल करो। पर इस बात का ध्यान रहे कि जैसे ही चेस नंबर 5 वो बोलते हैं ऐसे सर साहब नेक्स्ट, और आप नेक्स्ट में खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नींद लग जाए, 5 के बाद आप 6 को ध्यान ही ना आए कि मेरे को बोलना है। क्लियर? यस। तो जब आपका चांस आया, आपकी नंबर आया, आपका टर्न आया, तो आपने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया, नरेट किया, और उसके बाद बाकी बच्चों को सुना। तो इस तरह से नरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्क्रीनिंग। एंड इसके बाद आता है बच्चों डिस्कशन। क्या आता है बच्चों? डिस्कशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये डिस्कशन से ही पता चलता है कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है। हाउ इज योर ग्रुप बिहेवियर, हाउ यू बिहेव इन अ ग्रुप। कई बार क्या होता है, बंदा इंडिविजुअली बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रुप में उसकी बनती नहीं, क्योंकि वो अपने में ही मस्त रहता है, अपनी बातों को सोचता है, अपनी बातों को परफॉर्म करता है। तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान जरूरी नहीं है कि आप पहली लाइन से एकदम हावी हो जाओ, एकदम दूसरों को बोलने ही ना दो। एक डिसेंट इंसान की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग, जो कुछ आप बोल रहे हो लोगों को लगना चाहिए कि ये बोल क्या रहे, समझ में आना चाहिए, क्लियर बोलना है भाई, क्लियरिटी होना चाहिए जब आप बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम बोलते भी रहो और ऐसे सर को समझ में नहीं आया कि बंदा अगला बोल क्या रहा है। तो आपको क्लियर कट, सिस्टमेटिक अपनी बात को जीडी के दौरान रखना है। पर ध्यान रहे, हर बंदा, हर कैंडिडेट जो वहां गया, एवरीवन इज देयर फॉर हिज रिकमेंडेशन, सो नो वन विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगी, आपको अपना टर्म क्रिएट करना पड़ेगा कि हां अब मैं बोलूंगा। और इसके लिए सबसे सही क्या है, हो सकता है शुरुआत के 30-40 सेकंड, 1-8 मिनट भयंकर कियोस हो जाए, वहां पे बहुत मार काट मच जाए, पर हर आदमी पूरे टाइम बोलता नहीं रहेगा। जिसके पास वैलिड पॉइंट्स होंगे वही बोलेगा, बाकी लोग चुप हो जाएंगे। जब बाकी चुप हो जाए तो थोड़ा सा आप बोलिए, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी मत करना कि कुछ अच्छे पॉइंट्स जिनको मैं बात के लिए बचा के रखूं। जब जो ध्यान में आए, जब जिस बात पर डिस्कशन चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पर आपको प्रेजेंट करना है। डिस्कशन में अगर आप पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, बहुत ज्यादा लोगों के अगेंस्ट मत जाइए, और बहुत बहुत आसानी से एग्री भी मत हो जाइए। पिक्चर में जो कुछ दिख रहा है उसका रेफरेंस देकर के अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए। जब पिक्चर में जो दिख रहा है उसको बोल करके कि जेंटलमैन ऑन द बोर्ड वी आर सीइंग पीपीडीटी इज रिटन, इट मींस वी कैन कंसीडर दिस इज एन एसएसबी इंटरव्यू क्लास। बात हो गई और क्या। तो जीडी जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सब लोग अपनी अपनी जीडी के दौरान अपनी अपनी बातें रखेंगे, डेफिनेटली आपने अगर पिक्चर को 30 सेकेंड्स के दौरान बहुत अच्छा परसीव किया होगा, बैकग्राउंड आपके माइंड में होगा, तो आप जब बैकग्राउंड का रेफरेंस दोगे लोग आपके साथ एग्री होंगे। और जब लोग आपके साथ एग्री होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी का अराउंड कॉमन स्टोरी जाने की संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटीज रहेगी।
जरूरी नहीं कि आपकी स्टोरी को ग्रुप एक्सेप्ट करे, हो सकता है थोड़ी स्टोरी कहीं और चली जाए, आपने जो लिखा है उसके इतर डिस्कशन हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने नरेशन अच्छा किया है, आपने बैकग्राउंड के रेफरेंस देकर के बातचीत की है, अगर आपका टाइटल एक्सेप्ट नहीं हुआ, किसी दूसरे का हुआ, पर रिलेवेंस तो कहीं ना कहीं है ही, तो डोंट वरी अबाउट। जब डिस्कशन में अपना चांस ना आए, हाथ के झटके ना मारें, चेहरे से एक्सप्लेन ना करें कि अपनी तो लंका लग गई, इन सारी बातों को थोड़ा सा स्पेशल फोकस देना है, स्पेशल ध्यान इन बातों पर। जब जीडी कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद फोर्थ जो टर्म है, दैट इज कंक्लूडिंग पार्ट, दैट इज कॉमन स्टोरी। कॉमन स्टोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉमन स्टोरी देना है या फिर नहीं देना है, और क्या कॉमन स्टोरी देना का मतलब होता है कि आपका स्क्रीन इन हो गया, तो आप ध्यान से सुनिए। कॉमन स्टोरी के पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टोरी राइटिंग आपने किया है, आपने शीट पे स्टोरी लिखी है, मेंशन किया, उसको किसी ने रीड किया है, आपने नरेट किया है, वहां तीनों एसेसर्स ने आपको सुना है, आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, वहां भी एसेसर्स ने सुना है। तो लगभग आपके स्क्रीन इन टेस्ट का 90% काम हो चुका है, 95% काम हो चुका है। अब लास्ट बचता है कॉमन स्टोरी। कॉमन स्टोरी के लिए किसको नॉमिनेट करें? तो बंदा, अगर आपका नरेशन अच्छा होगा, वहां फंबल नहीं करे होंगे, आपने डिस्कशन में पॉजिटिव अप्रोच के साथ पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपका ग्रुप डेफिनेटली आपको नॉमिनेट कर सकता है। कई बार बंदा ये सोच के जाता है कि यार मुझे कौन नॉमिनेट करेगा, तो वो जब डिस्कशन कंप्लीट होता है उस टाइम पे एकदम थोड़ा लेजी होने लगता है, उसको भरोसा ही नहीं होता है मेरा ग्रुप मुझे नॉमिनेट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यू शुड बी अवेयर, किसी भी टाइम आपको कुछ भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका ग्रुप आपको कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट कर दे। आपका ग्रुप अगर आपको कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट करता है, तो आप कॉमन स्टोरी वहां पर एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, पर ध्यान रखिएगा कॉमन स्टोरी में आपको वो बोलना है जो लास्ट में आउटकम आया था आपके डिस्कशन के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि आपने आपकी लिखी हुई स्टोरी वापस चिपका दो। तो जो कुछ सारे ग्रुप ने डिस्कस किया था, जहां बात बनी थी, वो सब एक्सप्लेन कर दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, प्लीजेंट स्माइल के साथ। और अगर आपको नॉमिनेट नहीं किया जाता है, तो फिर वहां पर इस जिद से ना बैठें कि मैंने बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, आपको मुझे नॉमिनेट करना चाहिए। जिस किसी को ग्रुप नॉमिनेट कर रहा है, आपको अगर लगता है कि हाँ उसको जाना चाहिए, यू कैन ऑल्सो सपोर्ट हिम, पर आप वहां पर अड़िएगे नहीं, आप वहां पर जबरदस्ती ना करें कि नहीं मुझे ही कॉमन स्टोरी नरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। क्योंकि सो मेनी टाइम्स आप देखोगे कि कॉमन स्टोरी देने वाला बंदा भी स्क्रीन आउट होकर के घर आ जाता है, और जिसने कॉमन स्टोरी नहीं दिया वो बंदा स्क्रीन होकर के रिकमेंड हो जाता है। तो अल्टीमेट गोल इज रिकमेंडेशन, अल्टीमेट गोल इज आपका परसेप्शन कितना अच्छा है, नरेशन कितना अच्छा है, ग्रुप बिहेवियर कैसा किया है, क्या आप वो मटेरियल हो जिसको नेक्स्ट 5 डेज तक वहां रखा जा सकता है। अगर वो मटेरियल आप हो, तो फिर वहां पर कोई चिंता की बात आपको नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पूरा पीपी एंड डीटी का आपका एक्सप्लेनेशन। अब अगला जो वीडियो है, इसमें आप देखोगे कि पिक्चर्स के बेसिस पर कौन से पिक्चर में क्या हम परसीव कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।